हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं हमारा सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का वन शॉट रिवीजन। तो बच्चों नाम से समझ आ रहा होगा सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस मींस सरफेस पे जो भी फिनोमेना अकर होता है उसकी सारी जो केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। ये डेफिनेशंस हम बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देती हूँ। सपोज आपके पास कोई सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस है, ठीक है, ये सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस है और ये उसका क्या है, ये सरफेस है। ये क्या है, इसका सरफेस है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, अब आप एक चीज़ देखो, जैसे मैं ये मार्कर से इस बोर्ड पर लिख रही हूँ तो क्या ये मार्कर की इंक इस बोर्ड के अंदर पेनिट्रेट कर रही है? नहीं कर रही है, क्योंकि देखो जैसे ही मैंने इस पर लिखा तो लिखने के बाद अगर मैं इसको रब कर देती हूँ तो ये मुझे वापस से क्या मिल रही है, बोर्ड की लेयर मिल रही है। मतलब ये जो भी इंक है ये अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब ये जो इंक है वो इस बोर्ड के बल्क के अंदर नहीं जा रही है। बल्क समझते हो ना, मान लो ये आपका ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, इसके अंदर जो भी स्पेस है हम उसको बल्क बोल देते हैं। ठीक है, मतलब ये इंक बल्क तक नहीं जा रही है, सिर्फ सरफेस पे रह रही है, क्योंकि अगर मैं इस इंक को रब कर रही हूँ तो ये इंक आसानी से सरफेस से रब हो रही है। इसका मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे इस प्रोसेस को हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। अब बच्चों एडजॉर्प्शन देखो, कुछ चीज़ें देखो, यहाँ पर आपके पास कोई सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस है, ठीक है, उसके सरफेस पे आके कोई सब्सटेंस क्या हो रहा है, अट्रैक्ट होकर उसके सरफेस से चिपक रहा है। सपोज ये कोई सब्सटेंस 1 है, ठीक है, और सपोज ये कोई सब्सटेंस 2 है। मैंने क्या बोला, सब्सटेंस 1 या तो आपका सॉलिड हो सकता है या आपका लिक्विड हो सकता है। ठीक है, सॉलिड या लिक्विड है आपका सब्सटेंस 1। तो इस सब्सटेंस 1 के सरफेस पे सब्सटेंस 2 के मॉलिक्यूल्स आके क्या हो रहे हैं, एक्युमुलेट हो रहे हैं। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्या इनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्स है, क्या केमिकल बॉन्ड है, ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी सिंपल सी चीज़ है कि मैं ये बोल देती हूँ कि अभी एक सब्सटेंस की सरफेस पे दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स आकर क्या हो गए हैं, एक्युमुलेट हो गए हैं। और सिर्फ सरफेस पे हो, क्या ये मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ आए हैं? नहीं, ये अंदर की तरफ नहीं आए, मतलब सब्सटेंस 1 के अंदर पेनिट्रेट ना होके सिर्फ उनके सरफेस पे एक्युमुलेट हुए हैं। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस 1 है, हम सरफेस केमिस्ट्री में जिस सब्सटेंस पे ये दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल आकर एक्युमुलेट हो रहे हैं, हम उस सब्सटेंस को बोलते हैं एडजॉर्बेंट। क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेंट। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स मतलब सब्सटेंस 2 के जो मॉलिक्यूल्स आके यहाँ सब्सटेंस 1 के सरफेस पे एक्युमुलेट हुए हैं उनको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट। क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेट। क्लियर है चीज़? तो अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जाता है एडजॉर्ब। क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? एडजॉर्ब। अब देखो एडजॉर्ब वर्ड कई बच्चों को लग रहा होगा कि मैडम को कन्फ्यूजन हो गया है कि एब्जॉर्ब की जगह मैडम एडजॉर्ब बोल रही है। नहीं बच्चों, एब्जॉर्ब अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है और ये बिल्कुल अलग चीज़ है। और इस चैप्टर में हमें एडजॉर्ब के बारे में पढ़ना है, एब्जॉर्ब के बारे में नहीं पढ़ना है। जैसे आपने देखा होगा ना, सबने फोम देखा है क्या? फोम आता है ना, येलो कलर का स्पंज जो आता है, अगर आप उसे पानी में भिगोते हो तो पानी उसके बिल्कुल अंदर तक चला जाता है। मतलब हम बोलते हैं कि उस फोम ने क्या किया है, उस फोम ने, उस स्पंज ने क्या किया है, पानी को सोख लिया है। सब रसगुल्ले खाते हो ना, रसगुल्ले के अंदर तक चाशनी भरी हुई होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि पूरा जो रसगुल्ला है वो अंदर तक, उसके अंदर चाशनी है, आप उसे दबाते हो तो अंदर से चाशनी बाहर निकलती है। समझ आ रही है मेरी चीज़? लेकिन अगर मैं सेम चीज़ बात करूँ, ये रसगुल्ले वाला जो फॉर्मेट है जहाँ चाशनी बिल्कुल अंदर रसगुल्ले में चली गई है, वो तो एब्जॉर्प्शन है बच्चों। वो कैसा फिनोमेना? एक बल्क फिनोमेना है जहाँ पे मतलब चाशनी सरफेस पे तो एब्जॉर्ब हुई है, अंदर बल्क तक चली गई है। लेकिन अगर कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सिर्फ सरफेस पे क्या हो, सरफेस पे एक्युमुलेट हो, उसको हम एडजॉर्ब होना कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एडजॉर्ब होना। जैसे इस मार्कर से मैंने ये स्टार बनाया, ठीक है, इस मार्कर से मैंने इस बोर्ड पे स्टार बनाया, तो यहाँ पे ये जो इंक है ना, इंक ये बोर्ड के ऊपर सिर्फ बच्चों एडजॉर्ब हुई है, एब्जॉर्ब नहीं हुई। एब्जॉर्ब होती तो बोर्ड के अंदर तक चली जाती, लेकिन सिर्फ सरफेस पे है इंक। मतलब मैं बोलूँगी कि ये जो इंक है ये क्या हुई है, बोर्ड के सरफेस पे एडजॉर्ब हो गई है। क्या हो गई है? एडजॉर्ब हो गई है। तो देखो यहाँ पर ये जो
मॉलिक्यूल्स हैं सब्सटेंस 2 के, ये क्या हुए हैं, सरफेस पे एडजॉर्ब हुए हैं। ये क्या हुए हैं, सरफेस पे एडजॉर्ब हुए हैं। तो यहाँ पर हम एडजॉर्प्शन समझते हैं। अगर एडजॉर्बेंट के सरफेस पे, अब हम सब्सटेंस 1 सब्सटेंस 2 नहीं बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, सीधा सीधा हमारे पास नाम आ चुके हैं, हम बोलेंगे एडजॉर्बेंट के सरफेस पे, ये क्या है बच्चों, सरफेस है। अगर एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, अगर एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब होते हैं, उसको हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं। और एडजॉर्बेंट आपका सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड। अब डेफिनेशन देखो, द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। अब देखो, एडजॉर्बेट मैंने क्या बताया, एडजॉर्बेट वो सब्सटेंस है जो कि एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ लिखा है द सब्सटेंस विच एडजॉर्ब्स इज एडजॉर्बेट, ठीक है। देखो, जो एडजॉर्ब हो रहा है वो एडजॉर्बेट, और जिसकी सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहा है वो क्या होगा, एडजॉर्बेंट। तो यहाँ क्या लिखा है, द सब्सटेंस ऑन विच एडजॉर्बेट गेट एडजॉर्ब। समझ आ रही है मेरी चीज़, ये मैं क्या बोल रही हूँ। अब आता है डिसऑप्शन। अब डिसऑप्शन क्या है, अगर देखो ये जो एडजॉर्ब्ड पार्टिकल्स हैं, एडजॉर्बेंट ये आपका क्या है, दिस इज योर एडजॉर्बेंट। ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या हैं, एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स हैं। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब जैसे एक अलग डायग्राम ले लूँ, मान लो ये आपके पास एक सरफेस है, यहाँ ये कोई एडजॉर्बेंट है, ये इसका सरफेस है, और इसके सरफेस पे आके एडजॉर्बेट क्या हो गया है, एडजॉर्ब हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब हो क्या, मैंने ये क्या है बच्चों, एडजॉर्बेंट, ठीक है, ये क्या है बच्चों, एडजॉर्बेट, ठीक है। यहाँ पे एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में ये क्या हो गया है, एडजॉर्प्शन। अभी एडजॉर्प्शन जो हुआ है, अब देखो जब दो सब्सटेंस इंटरैक्ट कर रहे हैं, मतलब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, तो यहाँ पे हो क्या रहा होगा, जो एडजॉर्बेंट के सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, भाई ये हो क्या रहा है, एडजॉर्बेट सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहा है, किसके, एडजॉर्बेंट के। तो वहाँ पे एडजॉर्ब हो रहा होगा जब एडजॉर्बेंट के सरफेस पे, तो सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे एडजॉर्बेंट के, तो उनके साथ एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स कुछ इंटरेक्शन शो कर रहे होंगे। अब वो इंटरेक्शन वैन डर वाल फोर्सेस भी हो सकते हैं, वहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स भी फॉर्म हो सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो अभी हम देखेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, अगर ये एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएं, वापस से निकल जाएं। जैसे मान लो ये यहाँ पे पार्टिकल एडजॉर्ब था, ये बाहर निकल गया, ये पार्टिकल था, ये बाहर निकल गया, पहले एडजॉर्ब्ड था, अभी बाहर निकल गया, पहले एडजॉर्ब्ड था, अभी बाहर निकल गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसऑप्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, डिसऑप्शन। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, द रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज डिसऑप्शन। क्लियर है ये चीज़। अब देखो हो क्या रहा है, अभी मैंने क्या बोला, ये कोई सब्सटेंस होगा, मतलब कोई एडजॉर्बेंट है, उसके सरफेस पे एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स एक्युमुलेट हो गए हैं या एडजॉर्ब हो गए हैं, हम एडजॉर्ब बोलेंगे, एडजॉर्ब हो गए हैं। अगर ये इनमें से कुछ हम मॉलिक्यूल्स ये बोलें कि इसके अंदर तक चले जाएं, इसके बल्क तक चले जाएं, मतलब यहाँ पे एडजॉर्प्शन भी हो रहा है, ठीक है, और साथ ही यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। इसको हम एक मिनट को फोन, हाँ तो बच्चों हम यहाँ क्या देख रहे थे, अगर इन केस सरफेस के साथ साथ मॉलिक्यूल्स अंदर बल्क तक भी चले जाएं और इसी में एड्जॉर्प्शन भी हो रहा है, ठीक है। इस एड्जॉर्बेंट में क्या हो रहा है, यहाँ सरफेस पे पार्टिकल्स अकमुलेट हो रहे हैं एड्जॉर्बेट के, साथ ही अगर वो एड्जॉर्बेट के पार्टिकल्स अंदर तक चले जा रहे हैं, ठीक है, बल्क तक जा रहे हैं, मतलब वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एड्जॉर्प्शन भी हो रहा है। उस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों को कंबाइनली हम बोल देते हैं सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। तो यहाँ लिखा है व्हेन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अकर साइमल्टेनियसली इज नोन एज सॉर्प्शन। क्लियर है ये चीज़। अब देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं, एड्जॉर्प्शन के एग्जाम्पल देखो, जैसे आपकी जो न्यू बॉटल्स या बैग्स आप लेके आते हो, कोई भी नई चीज़ आप लेकर आते हो, तो आपको उसके अंदर एक सिलिका जेल के पैकेट्स दिखते होंगे, आपको सेलुलोज के बैग में अंदर सिलिका जेल के पैकेट्स क्या होते हैं, अंदर बंद होते हैं। तो वो सिलिका जेल के पैकेट्स जो होते हैं वो क्यों डालते हैं, वो
न्यू बॉटल्स या न्यू बैग्स में। तो बेसिकली वो सिलिका जेल क्या करता है, जो भी मॉइस्चर कंटेंट होता है बॉटल के अंदर वो क्या करता है, उसको अपने सरफेस पे मॉइस्चर कंटेंट को वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एक एग्जांपल तो ये हो गया। सेकंड एग्जांपल हम देखें, जो आपका चारकोल होता है ना, चारकोल मास्क, जैसे माइंस में जो लोग काम करते हैं वो लोग चारकोल मास्क यूज़ करते हैं। चारकोल मास्क क्या करता है, जो भी गैसेस होती हैं उन गैसेस को अपने सरफेस पे क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और उन सरफेस पे उन गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो सिर्फ हमें जो डिज़ायर्ड ऑक्सीजन है वही मिलती है। अब ऐसा नहीं है ऑक्सीजन को नहीं करता, बहुत कम एक्सटेंट में करता है, लेकिन और सारी जो आपकी गैसेस होती हैं उनको ज़्यादा एक्सटेंट पे करता है, जैसे अमोनिया हो गया, इस टाइप की गैसेस को ज़्यादा एक्सटेंट पे एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या है, जो भी सरफेस फिनोमेना हो रहा है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर आपने कोई क्रीम लगाई है, कोई क्रीम लगाई या बॉडी लोशंस आप लगाते हो, तो वो क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है। क्या वो क्रीम बिल्कुल आपके अंदर मसल्स तक, बोन्स तक जा रही है, नहीं, इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना। ठीक है, जैसे आप वॉल्स पे पेंट करते हो, क्या वो पेंट बहुत डीपली पेनिट्रेट कर रहा है, आपके वॉल के बल्क तक जा रहा है ना, वो एक सरफेस फिनोमेना। अगर आप सरफेस से वो पेंट को साफ़ करोगे तो थोड़ी देर में क्या होगा, साफ़ हो जाएगा। क्लियर है चीज़। मैं बोर्ड पे इंक से लिख रही हूँ, मार्कर से लिख रही हूँ, तो इंक एक सरफेस फिनोमेना है, मैं अगर इसको साफ़ करूँगी तो ये साफ़ हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, एक तो चारकोल एब्जॉर्ब्स गैसेस ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, सेकेंड हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हम सिलिका जेल का। सिलिका जेल क्या करता है, मॉइस्चर कंटेंट को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से क्या है, कोई भी मॉइस्चर कंटेंट किसी बंद बॉटल में क्या नहीं रहता है। नहीं तो बंद बॉटल में अगर मॉइस्चर कंटेंट रहेगा तो स्मेल आ जाएगी, इसलिए वो लोग सिलिका जेल के पैकेट्स डाल देते हैं। ठीक है, तो उसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो पहली चीज़ मैं ये बता देती हूँ, आप हमेशा याद रखेंगे, एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन एक तरीके का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस समझते हैं आप, एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट रिलीज होती है। क्या होती है, हीट रिलीज होती है। किसी भी प्रोसेस में अगर हीट रिलीज हो तो हम उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। और जब भी हीट रिलीज होती है तो चेंज इन एंथैल्पी का जो वैल्यू आता है वो नेगेटिव आता है। कैसा आता है, नेगेटिव वैल्यू आता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एब्जॉर्प्शन होने की वजह से हीट रिलीज क्यों होती है। तो देखो, अगर मान लो यहाँ पे कोई सब्सटेंस है आपका, ये कोई सब्सटेंस है, सपोज एक कंटेनर है, मैंने यहाँ पे इसमें कोई सब्सटेंस लिया है। ठीक है, अब होता क्या है, सब्सटेंस के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसा थोड़ी है कि सब्सटेंस के अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा, मल्टीपल मॉलिक्यूल्स होंगे। मल्टीपल मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, स्टेबलाइज कर रहे होंगे। जैसे एक मॉलिक्यूल को यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल स्टेबलाइज कर रहा होगा, यहाँ एक मॉलिक्यूल्स को स्टेबलाइज करो, इसको कोई और स्टेबलाइज कर रहा होगा, इस तरीके से ये स्टेबलाइज होते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों होता क्या है, जो इस सब्सटेंस जो एड्जॉर्बेंट है, ये क्या है मेरा एड्जॉर्बेंट। ठीक है, इसके जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो क्या हो रहे हैं, वो यहाँ पर अनबैलेंस्ड है। मतलब हो क्या रहा है, नीचे की तरफ से तो वो बैलेंस हो रहे हैं बट ऊपर की तरफ से वो बैलेंस नहीं होते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही एड्जॉर्बेट आके इस पर क्या होता है, इसकी सरफेस पे एड्जॉर्ब होता है। मान लो मैं स्टार से एड्जॉर्बेट के पार्टिकल्स को दिखा देती हूँ, तो ये क्या होंगे, सरफेस पे आके एड्जॉर्ब होंगे। तो ये क्या होंगे, ये जैसे ही एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स आके एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे आके एड्जॉर्ब होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे इनको स्टेबिलिटी मिल जाती है। क्या मिल जाती है इनको, स्टेबिलिटी। पहले ये ऊपर की तरफ से हैंग हो रहे थे, मतलब अनस्टेबल थे, अब एड्जॉर्प्शन के बाद इन्हें स्टेबिलिटी मिल गई। और जहाँ भी बच्चों स्टेबिलिटी गेन होती है वहाँ पर एनर्जी रिलीज ज़रूर होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज ज़रूर होती है। तो हम बोलते हैं कि एड्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर क्या होती है, हीट रिलीज होती है और एंथैल्पी जो होती है वो नेगेटिव होती है, और इस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है ये चीज़ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें तो वो है एंट्रोपी की। किसकी बात करें हैं, एंट्रोपी की बात करें। अब हो क्या रहा है, जैसे एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स आके एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे क्या हो रहा है, एड्जॉर्ब हो रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस कम हो रहा है। पहले भाई यहाँ वहाँ भटक रहे होंगे ये मॉलिक्यूल्स, जैसे ये यहाँ वहाँ भटक रहे होंगे, अब ये क्या आ गए, ये सरफेस पे आके हो गए हैं एड्जॉर्ब, एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे आ गए हैं, सरफेस पे आकर हो गए हैं एड्जॉर्ब। तो यहाँ पर अब इनकी रैंडमनेस कम हो गई है
और रैंडमनेस कम हो गई है, मतलब एंट्रोपी कैसी हो गई है, नेगेटिव। भाई जहाँ भी मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस कम हो जाता है, मूवमेंट कम हो जाता है, तो हम बोलते हैं ना एंट्रोपी नेगेटिव हो गई है। अब थर्ड चीज़ पे चलते हैं, जो एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इट इज़ एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एड्जॉर्प्शन इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एड्जॉर्प्शन इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और सबको पता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे, एक तो स्टेबिलिटी का फैक्टर मैंने बताया कि एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है एड्जॉर्प्शन में। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने बोला एड्जॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब ऐसी प्रोसेस जो खुद ब खुद हो रही है। तो यहाँ पर देखो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस, देखो एनर्जी रिलीज हो रही है, मैंने बोला एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, तो माइनस का साइन लगाया। देखो वैसे जनरल फॉर्मूला क्या होता है, देख लो पहले, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही होता है जनरल फॉर्मूला, ठीक है। मैंने क्या बोला, एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम डेल्टा एच को माइनस ले लेंगे, ठीक है, डेल्टा एच को माइनस लेंगे। एंट्रोपी भी मैंने बोला नेगेटिव में है, तो यहाँ पे डेल्टा एच को भी माइनस में ले लेंगे। अब होगा क्या, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा एच प्लस ऑफ टी डेल्टा एस, यही हो जाएगा। अब डेल्टा जी को अगर नेगेटिव रहना है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो डेल्टा जी नेगेटिव के लिए फॉर श्योर डेल्टा जी का वैल्यू, डेल्टा एच का वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए। नहीं तो अगर टी डेल्टा एस का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो ज़्यादा पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और डेल्टा जी पॉजिटिव होते ही तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। जबकि एड्जॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है, एड्जॉर्प्शन इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहाँ पर हम बोलते हैं जो डेल्टा एच नेगेटिव है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है, टी डेल्टा एस का कम होता है, तो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव निकल कर आती है। तो अगर प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस रहना है, जो कि रहती है, एड्जॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है हम बोलते हैं, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी, डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होगी। तो ये क्या है, थर्मोडाइनमिक्स है एड्जॉर्प्शन का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड्स, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि गैसेस एड्जॉर्ब होती हैं सॉलिड के सरफेस पे। सबने सुना होगा ना, हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब्स ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम, योर निकेल, योर प्लैटिनम, ये क्या है, एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं एड्जॉर्प्शन को। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। देखो जितनी ज़्यादा लिक्विफाइंग गैस होगी, जो जितनी इजीली लिक्विफाई हो जाएगी गैस, वो उतना ज़्यादा अच्छा एड्जॉर्प्शन शो करती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ठीक है। और लिक्विफाइएबल गैस, ऐसी गैसेस जो इजीली लिक्विफाई हो जाए उनका एड्जॉर्प्शन कैसा होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। नेचर ऑफ गैस की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं सरफेस की। किसकी बात कर लेते हैं, सरफेस की। अब हमारा जो सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एड्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों, और दूसरी चीज़ ये कि सरफेस एरिया ज़्यादा कैसे होगा, मान लो आपका सॉलिड चारकोल लिया है, चारकोल पे आप किसी गैस का एड्जॉर्प्शन करा रहे हो, जैसे नाइट्रोजन गैस का एड्जॉर्प्शन करा रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आप चारकोल को फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। और आप फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में चारकोल को कन्वर्ट कर लोगे तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से एड्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एड्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थर्ड, दैट इज़ योर प्रेशर, दैट इज़ योर प्रेशर। अब आप खुद सोचो, आप सॉलिड के सरफेस पे गैसेस का एड्जॉर्प्शन करा रहे हो, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनमें रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होती है। अनटिल अनलेस आप अच्छा प्रेशर नहीं क्रिएट करोगे तो गैसेस के मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस पे एड्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन बढ़ता है गैसेस का ऑन सॉलिड सरफेस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्जॉर्प्शन, जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। फोर्थ हम बात करते हैं टेम्परेचर की। क्या हम बात करते हैं,
टेम्परेचर की। तो बच्चों अभी हमने देखा, जैसे मान लो आपका एड्सॉर्बेट है, यहाँ पे एड्सॉर्बेट है, ठीक है, एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे क्या हो रहा है, एड्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहा है, एड्सॉर्ब होने के बाद हमें एड्सॉर्प्शन देखने को मिल रहा है, और जहाँ भी एड्सॉर्प्शन देखने को मिलता है हीट साथ में बाहर निकलती है। यही प्रोसेस है कि एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे एड्सॉर्ब हुआ, एड्सॉर्प्शन देखने को मिलेगा, साथ ही हीट निकलती है। और बच्चों ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसे मान लो यहाँ पे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहाँ पे हीट कम होगी रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, तो यहाँ पे डिसॉर्प्शन होने लगता है। डिसॉर्प्शन मतलब एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट की सरफेस से बाहर निकलने लगता है। तो यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि इस प्रोसेस में अगर हीट रिलीज हो रही है मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, एड्सॉर्प्शन कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा बच्चों, एड्सॉर्प्शन कम होगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो हम बोल सकते हैं टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एड्सॉर्प्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे एक दो पॉइंट और बताने हैं। एक दो पॉइंट कैसे बताने हैं, जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या बोलोगे। सीधी सी बात है, एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, ये एक जनरल बात बता रही हूँ, ठीक है, जबकि जो एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों वो बल्क फिनोमेना है। कैसा है, बल्क फिनोमेना, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे, सबको पता है एड्सॉर्प्शन सरफेस पे होता है, जहाँ एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे एड्सॉर्ब होते हैं और एड्सॉर्प्शन अगर होता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स क्या हो, बल्क में पेनिट्रेट कर जाए तो उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। उसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज फिजिसॉर्प्शन एंड दिस इज केमिसॉर्प्शन, ठीक है। फिजिसॉर्प्शन को हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है, और केमिसॉर्प्शन को हम केमिकल एड्सॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जो आपके एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में अगर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं तो हम बोलते हैं कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में कैसा एड्सॉर्प्शन हुआ है, फिजिसॉर्प्शन टाइप का या फिजिकल एड्सॉर्प्शन। अगर आपके एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स में, सरफेस मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्सॉर्बेंट में और एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हुआ है, आपस में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन या केमिकल रिएक्शन हुई है, दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, उस केस में हम बोलते हैं वहाँ केमिकल एड्सॉर्प्शन है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो बच्चों, फिजिकल एड्सॉर्प्शन वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से होता है और केमिकल एड्सॉर्प्शन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से होता है। तो सबको पता है कि वैन डर वाल्स फोर्सेस कैसे होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में एक बार केमिकल बॉन्ड बन गए तो वो प्रोसेस कैसी होती है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है। अब जैसे अगर आप बात करो फिजिकल एड्सॉर्प्शन की, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि आप किसी एक सॉलिड सरफेस पे मल्टीपल गैसेस एड्सॉर्ब करा सकते हो, लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। केमिकल एड्सॉर्प्शन में अगर केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने वाला है एड्सॉर्बेंट के सरफेस मॉलिक्यूल्स और एड्सॉर्बेट में, देन ओनली वहाँ पर क्या होगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा, देन ओनली एड्सॉर्प्शन होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है, जबकि आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है। 3 पॉइंट्स हो गए ना। अब 4th पॉइंट की बात करते हैं। बच्चों, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस बनते हैं बिटवीन योर एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट सरफेस मॉलिक्यूल्स। तो वहाँ पर क्या है, एंथैल्पी जो होती है, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन वो बहुत कम होती है, लाइक 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है। जबकि केमिसॉर्प्शन के केस में केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, उस केस में हमें एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, अराउंड 80 to 40 किलो जूल पर मोल। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इन केस अगर सरफेस एरिया की बात आती है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में और केमिकल एड्सॉर्प्शन में एक ही चीज़ कॉमन है जो कि है सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा और आपका केमिकल एड्सॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स मैंने सबसे लास्ट में लिखे हैं, बट दीज आर एरिया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एड्सॉर्प्शन की बात करें फिजिकल एड्सॉर्प्शन की, तो इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया एज वेल एज केमिकल एड्सॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि
फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है उसमें लो टेम्परेचर फेवर करता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर आप लो नहीं रखोगे तो हो क्या रहा है, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं। टेम्परेचर बढ़ाते ही गैसेस जो सॉलिड पे एड्जॉर्ब होने वाली लगी है, एड्जॉर्बेट मतलब गैसेस, सॉलिड सरफेस मतलब एड्जॉर्बेंट का सरफेस, जो उनके बीच में एड्जॉर्प्शन हो रहा है, जो इंटरेक्शन हो रहा है वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गैसेस की एंट्रोपी बढ़ जाएगी और गैसेस का रैंडमनेस बढ़ जाएगा और गैसेस निकल के मतलब डिसॉर्ब होने लगेंगे, उनमें डिसॉर्प्शन देखने को मिलेगा। तो हम बोलते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन में लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों जब केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है तो हम कैसे बोलते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, यही तो होता है। और हमने पढ़ा है कि जब रिएक्टेंट के पास एक तो रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी होती है, सेल्फ एनर्जी होती है, लेकिन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, अपनी खुद की एनर्जी के अलावा जो एनर्जी उसे रिक्वायर्ड होती है वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। अगर किसी रिएक्टेंट के पास खुद की एनर्जी है बट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ऐसा कुछ ग्राफ देखा होगा ना बच्चों आप लोगों ने, जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है कुछ इस तरीके से, तो ये आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी है ER, ठीक है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है EP, ये आपकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो इतनी एनर्जी है सिर्फ इतनी, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। देखो रिएक्टेंट के पास खुद की सिर्फ इतनी सी ही एनर्जी है और इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी एनर्जी और रिक्वायर्ड है। अगर रिएक्टेंट के पास ये एनर्जी नहीं होगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एक टाइप का केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उस केस में क्या है, रिएक्टेंट को एक एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है, वो खुद की एनर्जी के अलावा उसे एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो अगर हम यहाँ टेम्परेचर देते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से वो टेम्परेचर क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी की तरह काम करता है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर एड्जॉर्प्शन का क्या होने लगेगा, डिसॉर्प्शन होने लगेगा। तो अगर हाई टेम्परेचर आप दे रहे हो, आपको इतना भी नहीं देना है कि डिसॉर्प्शन होने लगे, बट आपको इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा थोड़ा हाई, जिससे कि रिएक्टेंट्स को एक पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी मिले टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। इसलिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है, जबकि यहाँ पे लो टेम्परेचर। अब एक और चीज़, जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो मल्टी लेयर्ड होता है, जबकि यहाँ पे केमिकल एब्जॉर्प्शन मोनोलेयर्ड होता है, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिमोलिकुलर होता है, यूनिमोलिकुलर लेयर्ड होता है। क्यों? अब देखो मल्टी मॉलिकुलर लेयर्ड में क्या हो रहा है, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन वहाँ पे जो एड्जॉर्बेट के पार्टिकल्स हैं जो कि गैसेस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके ऊपर और भी गैसेस अट्रैक्ट हो सकती है, तो वहाँ पे एक मल्टी लेयर फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन बीइंग वेरी मच स्पेसिफिक रिगार्डिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, तो वहाँ पे क्या होगा कि केमिकल बॉन्ड्स तभी फॉर्म होगा जब एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके कुछ शो करेगा, कुछ केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये मोनोलेयर्ड होता है, जबकि ये मल्टी लेयर्ड होता है। ठीक है, तो हमने ये सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, तो एक बार इनको नोट करो फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों हम यहाँ देखने वाले थे फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो बच्चों फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आइसोथर्म है मतलब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे एक हम ग्राफ की स्टडी करेंगे। उस ग्राफ में हम क्या देखेंगे, प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन समझते हो कि कितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। तो प्रेशर बढ़ाने से, अभी हमने सीखा था कि प्रेशर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए कि एक लीनियर ग्राफ आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा सा लीनियर ग्राफ दिखता है, फिर हमें एक सैचुरेशन दिखने लगता है। ऐसा क्यों है? दूसरी चीज़, फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है वो स्पेशली किसके लिए गिवन है, फिजिजॉर्प्शन के लिए। किसके लिए गिवन है? फिजिजॉर्प्शन के लिए गिवन है। फिजिजॉर्प्शन में हम क्या देख रहे हैं कि गैसेस का एब्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। ठीक है, मतलब एड्जॉर्बेंट आपका सॉलिड होगा, एड्जॉर्बेट आपका गैस होगा। गैसेस विल एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। उस केस में हम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन देखेंगे कि प्रेशर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। और इस सारी कंडीशन में टेम्परेचर जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
तो यहाँ पे हमने लिखा भी है, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट विथ प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। वही बात है कि एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे कितना मास एब्जॉर्ब हो रहा है एब्जॉर्बेट का पर यूनिट, यहाँ पे देखो पर यूनिट मास ऑफ सॉलिड की बात हो रही है, एब्जॉर्बेंट के पर यूनिट मास पे कितना मास ऑफ एब्जॉर्बेट एब्जॉर्ब हो रहा है विथ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये चीज़ हमें देखनी है। तो यहाँ पे एक रिलेशन डिराइव होता है फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए, x/m इक्वल्स टू Kp⁴ देखो बच्चों यहाँ पे x क्या है, मास ऑफ एड्जॉर्बेट, और एड्जॉर्बेट क्या है बच्चों हमारा, गैस, ठीक है। m क्या है, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, और ये क्या है हमारा सॉलिड, ठीक है। k एंड n क्या है आपके, कांस्टेंट है, जो कि किस पे डिपेंड कर रहे हैं, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट पे डिपेंड कर रहे हैं। किस पे डिपेंड कर रहे हैं, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट पे, साथ ही साथ किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आपके नेचर ऑफ गैस पर, ठीक है। गैस क्या है आपका, एड्जॉर्बेट, क्लियर है ये चीज़। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ें समझ आ गई, और P क्या है बच्चों आपका, प्रेशर। तो बच्चों जब आप फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म बनाते हो, सो इट इज़ बिटवीन योर प्रेशर, एक्स एक्सिस पे आप प्रेशर लेते हो, और यहाँ पे वाई एक्सिस पर आप x/m लेते हो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये x/m को आप कलेक्टिवली क्या बोलते हो, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, कि कितना एक्सटेंट में एड्जॉर्प्शन हो रहा है। तो सबको पता है बच्चों प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, एड्जॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाता है, कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ मिलता है। मतलब अब आप कितना भी प्रेशर बढ़ा दो, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ एक हमारे पास ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया, PS हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PS, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इस पॉइंट को O मान लूँ, इस पॉइंट को मैं A मान लूँ, और इस पॉइंट को मैं B मान लूँ, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो B भी क्या, इसको यहाँ B मान लो और यहाँ पे C मान लो, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर हम O2A की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे लो प्रेशर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लो प्रेशर की। एक बारी मैं ये रब करती हूँ, स्पेस नहीं है, रुको। हाँ बच्चों, हम ये ग्राफ देख रहे थे, तो देखो इस ग्राफ को मैं ऊपर बना देती हूँ, फिर हम ऊपर ही देखते हैं इस ग्राफ को, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन योर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और किसके बीच में, प्रेशर के बीच में। मैंने क्या बोला, यहाँ पहले क्या कर रहे हो, प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, लेकिन एक समय बाद ये कैसा हो गया है कि आप कितना भी प्रेशर बढ़ा रहे हो, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि बच्चों एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, अगर सरफेस पूरा ऑक्यूपाई हो गया होगा तो आप कितना भी प्रेशर बढ़ाओ तो फिर एड्जॉर्प्शन थोड़ी बढ़ेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमें एक सैचुरेशन पॉइंट मिल गया, PS, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको 3 जोन में डिवाइड कर दूँ, O, और इसको बोल देती हूँ मैं A, और इस पॉइंट को मान लेते हैं B, 3 जोन में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो देखो हम फर्स्ट कंडीशन में बात कर लेते हैं एट लो प्रेशर की। लो प्रेशर कंडीशन कौन सी है, O2A। O2A एक लो प्रेशर कंडीशन है। तो उस लो प्रेशर कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि लीनियरली जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म से, x/m P⁴ ठीक है। तो यहाँ पे जो 1/n का वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हो क्या रहा है, हम बोलना क्या चाह रहे हैं, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। K क्या है बच्चों, कॉन्स्टेंट निकल कर आया है। K बच्चों क्या है, कॉन्स्टेंट निकल कर आया है। जब 1/n का वैल्यू 1 होगा तभी तो एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, ये कंडीशन होगी। अगर हम सेकेंड कंडीशन की बात करें, एट मॉडरेट प्रेशर, मतलब A to B जोन की बात कर रही हूँ मैं, किसकी, A to B जोन की। यहाँ पे अगर हम इक्वेशन देखें x/m इज इक्वल्स टू Kp raised to the power 1/n,
तो यहाँ पे जो 1/n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से तो बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी, क्योंकि यहाँ पे लीनियर इंक्रीज तो हमें दिख नहीं रहा है, तो फॉर श्योर 1 से छोटी होगी। और प्रेशर पे डिपेंडेंसी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की तो 0 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अट हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर पे ये फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म काम भी नहीं करता है। कैसे, अगर आप और ज़्यादा हाई प्रेशर करते हो बियॉन्ड बी, हम ये कौन सी कंडीशन की बात करें, बियॉन्ड बी, पॉइंट बी की बात करें, पॉइंट बी के बियॉन्ड आप कितना भी प्रेशर लगाओ एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंडिपेंडेंट हो गया प्रेशर के, प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम बोलेंगे कि प्रेशर यहाँ पे 1/n का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0। 1/n का वैल्यू मैंने 0 क्यों बोला, क्योंकि हम लिखते हैं x/m इक्वल्स टू k p⁻1/n। अगर मुझे प्रेशर से डिपेंडेंसी हटानी है तो मुझे इस वैल्यू को हटाना है, तो 1/n को मैं 0 कर दूँ, प्रेशर गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाता है आपका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हो क्या रहा है फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में, कि पहले लो प्रेशर पे लीनियरली क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज करने पे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। फिर धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वो एब्जॉर्प्शन क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे प्रेशर के साथ एक सैचुरेशन पे आता जा रहा है, और सैचुरेशन के बाद अब कितना भी प्रेशर बढ़ा लो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा। क्लियर है ये चीज़। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जैसे आपकी इक्वेशन है x/m इक्वल्स टू kp1/n, इससे हम एक और ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब देखो अगर मैं पूरी इक्वेशन को लॉग से इक्वेट कर दूं तो क्या होगा, log x/m इक्वल्स टू log k प्लस log p⁻1/n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आगे लिख दो ना सीधा ही, 1/n log p, यही बन जाएगी इक्वेशन। क्या मैं इससे एक ग्राफ प्लॉट कर सकती हूँ, देखो मैंने log को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो सबको पता है ना log x/m है, यहाँ पे log a इंटू बी का क्या हो जाता है, log a प्लस बी, ठीक है। और जो भी पावर है वो आगे आ जाती है, यही तो किया है। अगर आप इससे एक ग्राफ बनाओगे तो कौन सा ग्राफ बनेगा, देखो y, ये m, ये x और ये प्लस c, ग्राफ बन जाएगा ना y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। लाइन इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, आपको क्या गिवन है, यहाँ आपको कुछ y एक्सिस पे क्या लेना है, log x/m, x एक्सिस पे लेना है आपको log p, ठीक है। c क्या है आपका, इंटरसेप्ट है, ये क्या होगा आपका log k, ठीक है। और यहाँ पे m क्या है आपका, स्लोप है। तो यहाँ से कुछ ग्राफ बनेगा और 1/n क्या निकल कर आएगा, आपका स्लोप निकल कर आएगा। तो यहाँ से आप एक और क्या कर सकते हो, ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। यहाँ से एक बार सीबीएसई में क्वेश्चन भी पूछा गया, सीबीएसई दिल्ली में क्वेश्चन आया था, उन्होंने ये वाली इक्वेशन से आपको ग्राफ प्लॉट करने को बोला था। सिंपल सा y mx प्लस c लाइन इक्वेशन से आप ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। log k इज योर इंटरसेप्ट, ठीक है। log x/m आपको y एक्सिस पे लेना है, log p आपको x एक्सिस पे लेना है, 1/n आपका स्लोप है, ठीक है। क्लियर है, इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं हमारे कोलॉइड्स, ठीक है। ये भी एक मेजर टॉपिक है आपके सरफेस का। कैटालिसिस वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, वो हम नहीं देखेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो हम कोलॉइड्स देखते हैं। तो बच्चों कोलॉइड्स क्या होते हैं, पहली बात तो ये कि कोलॉइड्स का जो पार्टिकल होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल साइज का जो रेंज होता है, इट लाइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है। और कोलॉइड्स के अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं। मिल्क हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, आपके जेलीज हो गए, जैसे आप लोग रिंग पहनते हैं ना, स्टोन रिंग्स, वो भी क्या है, कोलॉइड है। आपका मिल्क कोलॉइड है, आपका ब्लड कोलॉइड है। आप सुबह सुबह जो धुंध देखते हो, फॉग देखते हो, दैट इज़ ऑल्सो कोलॉइड। स्मोक कोलॉइड है, धुआं जो है, डस्ट कोलॉइड है। आपका जो झाग बनता है वो कोलॉइड है। मतलब बहुत सारे कोलॉइड के एग्जाम्पल हैं डे टू डे लाइफ में। तो बेसिकली जो कोलॉइड है वो क्या है, जैसे हम देखते हैं ना, एक सोल्यूशन कैसे बनता है बच्चों, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर हम सोल्यूशन बनाते हैं। हम क्या बोलते हैं कि सॉल्यूट कम क्वांटिटी में लो, सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और दोनों को आप मिक्स करोगे तो एक सोल्यूशन तैयार हो जाता है, ठीक है। जो ज़्यादा क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट है, जो कम में है सॉल्यूट है। बट कोलॉइड्स में सॉल्यूट सॉल्वेंट का टर्म हम यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ हम सॉल्यूट सॉल्वेंट के अलावा क्या यूज़ करते हैं, अलावा नहीं, उनसे हटकर क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम ये बोलते हैं कि आपने एक डिस्पर्जन मीडियम लिया है, उसमें अगर आप डिस्पर्स फेज डालते हो तो डिस्पर्स फेज क्या होता है, पूरे डिस्पर्जन मीडियम में फाइनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वो क्या बनाता है, कोलॉइड बनाता है। और जो कोलॉइड होता है बच्चों, जो उसमें जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलॉइड मतलब कोलॉइडल सोल्यूशन ही है, उसमें जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब मैंने आपको पार्टिकल साइज़ क्यों बताया, तो बच्चों यही तो फ़र्क है आपके ट्रू सोल्यूशन में, कोलॉइडल सोल्यूशन में और आपके सस्पेंशन में। देखो फ़र्क बताते हैं। जो आपके ट्रू सोल्यूशन होते हैं बच्चों, उसमें पार्टिकल साइज़ लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा साइज़ होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कोलॉइड्स की, ठीक है, तो कोलॉइड्स में पार्टिकल साइज़ होता है 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में, जबकि सस्पेंशन में आप देख सकते हो पार्टिकल्स को, वहाँ पे 1000 नैनोमीटर से बड़ा साइज़ होता है। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पर देखो कोलॉइड्स की डेफिनेशन क्या लिखी है। कोलॉइड सबसे पहले एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस, जिसको हम डिस्पर्स फेज बोल रहे हैं, इज डिस्पर्स एज वेरी फाइन पार्टिकल्स। यही बताया मैंने आपको कि डिस्पर्जन मीडियम में अगर आप डिस्पर्स फेज इंट्रोड्यूस करते हो तो वो फाइनली क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाते हैं उसके पार्टिकल्स, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स फाइनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं आपके डिस्पर्जन मीडियम में और हमें कोलॉइड मिलता है, ठीक है। और अनदर सब्सटेंस क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। तो अगर कोई कोलॉइड का कंपोजिशन पूछेगा तो क्या करते हैं, डिस्पर्स फेज को डिस्पर्जन मीडियम में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो फाइन, वो क्या होते हैं, वो पार्टिकल्स पूरे में फाइनली डिस्पर्स हो जाते हैं, वो फाइन पार्टिकल्स, और हमें कोलॉइड मिलता है। क्लियर है ये चीज़। और ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है, ट्रू सोल्यूशन का पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, ठीक है। कोलॉइड्स का 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाया करता है, और सस्पेंशन का पार्टिकल साइज जो है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, पार्टिकल साइज। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते, एज वेल एज कोलॉइड पार्टिकल्स को भी आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते, बट सस्पेंशन, जैसे सैंड का सोल्यूशन बनाओ, वहाँ पे आप पार्टिकल्स को विजुअलाइज कर सकते हो नेकेड आइज से, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल साइज बड़ा होता है, ठीक है। हमें इस चैप्टर में सिर्फ कोलॉइड्स पढ़ने हैं, हमें ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन नहीं पढ़ना है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स पे। तो बच्चों हमने कोलॉइड्स को डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई किया है। पहले तो हमने क्लासीफाई किया है उनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। दूसरा हमने उन्हें क्लासीफाई किया है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में कैसा इंटरैक्शन है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेस्ड ऑन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज, ये भी एक क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो देखो डिफरेंट डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम लेकर अब हम 8 टाइप के कोलॉइड्स देखते हैं। कैसे, डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस एंड गैस, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम यहाँ पे आपका सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड एंड लिक्विड। गैस का कोलॉइड हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सॉलिड अगर डिस्पर्स फेज है और यहाँ पे सॉलिड ही आपका डिस्पर्जन मीडियम है, तो जो कोलॉइड बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, सॉलिड सोल बनता है। कैसा बनता है, सॉलिड सोल। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके जो जेम स्टोन्स होते हैं या कलर्ड स्टोन्स जितने भी आपने देखे हैं, वो सारे के सारे सॉलिड सोल के एग्जाम्पल हैं। जो आप रिंग वगैरह पहनते हो ना, पुखराज वगैरह, वो सब क्या हैं, आपके कोलॉइड के एग्जाम्पल है, सॉलिड सोल के, ठीक है। अगर आपका डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम आपका कैसा है, लिक्विड है, तो उस केस में आपका जो कोलॉइड बनता है उसको हम सोल बोलते हैं। तो जितने भी आपके पेंट्स वगैरह होते हैं ना, ये सब क्या हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके सोल के। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सॉलिड आपका डिस्पर्स फेज है और गैस आपका डिस्पर्जन मीडियम है, उस केस में यहाँ कोलॉइड बनता है, वो बनता है एरोसोल। क्या बनता है, एरोसोल। अब देखो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, स्मोक, डस्ट, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना कि स्मोक और डस्ट होती है तो हवा के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं। तो डिस्पर्स फेज हमारा सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम हमारा क्या है, गैस है, ठीक है। अगर हम बात करें लिक्विड आपका डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्जन मीडियम आपका कैसा है, सॉलिड है, उस केस में यहाँ पे ये क्या बनाएगा, उस केस में यहाँ पे बनता है जेल,
क्या बनता है, जेल। तो ये आपकी जेलीज हो गई, या आपका चीज़ हो गया, या आपका बटर हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, कोलॉइड जेल के। अगर लिक्विड ही आपका डिस्पर्स फेज और लिक्विड ही डिस्पर्जन मीडियम है, उस केस में यहाँ पे क्या बनता है, इमल्शंस बनते हैं। क्या बनते हैं, इमल्शन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने कुछ, एक तो हो गया आपका ब्लड, ठीक है, ब्लड के अलावा आपका हो गया मिल्क, ठीक है, ये सब क्या एग्जाम्पल है आपके इमल्शन के। अगर आपका डिस्पर्स फेज क्या है, लिक्विड, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है आपका, गैस है, उस केस में यहाँ पे क्या बनता है, एरोसोल। क्या बनता है, एरोसोल। ये दोनों ही डिफरेंट टाइप के एरोसोल हैं। यहाँ पे आपका स्मोक हो गया, आपका मिस्ट हो गया, आपका फॉग हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब गैस इन सॉलिड की बात करो, मतलब डिस्पर्स फेज आपका गैस है, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाता है आपका सॉलिड सोल। क्या बनता है, सॉलिड सोल। अब देखो गैसेस इन सॉलिड, प्यूमिस स्टोन देखें क्या आपने, जो घर पे पत्थर आप पत्थर यूज़ करते हो ना हाथ पैर साफ करने के लिए, या जो राम सेतु का आपका पत्थर है जो कि फ्लोट कर रहा है पानी पे, वो भी क्या है, प्यूमिस स्टोन है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे, प्यूमिस स्टोन बेसिकली गैस ट्रैप्ड होती है उस पत्थर के अंदर, ठीक है, या एयर वैक्यूल्स हम बोल सकते हैं बने होते हैं। और डिस्पर्स फेज गैस है, और क्या है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड, तो वहाँ पे बनता है आपका फोम। तो जैसे आपका फ्रोथ हो गया, झाग, ठीक है। नेक्स्ट आपका विप्ड क्रीम, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो उसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं, बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, हमारे पास दो टाइप के सोल्स मिलते हैं हमको, लायोफिलिक सोल एंड लायोफोबिक सोल। अब देखो लायोफिलिक का मतलब क्या है, लायो का मतलब यहाँ है लिक्विड, ठीक है, और फिलिक का मतलब है यहाँ बच्चों लविंग, ठीक है। और यहाँ पे लायो का मतलब है लिक्विड, और फोबिक का मतलब है हेटिंग, ठीक है। लायोफिलिक सोल्स होते हैं वो लिक्विड लविंग होते हैं, जबकि लायोफोबिक सोल्स आपके लिक्विड हेटिंग होते हैं। और अगर यहाँ पे आपने डिस्पर्जन मीडियम वाटर रखा है, तो हम यहाँ पे इनको हाइड्रोफोबिक सोल और हाइड्रोफिलिक सोल नाम दे देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब लायोफिलिक सोल की हम बात करते हैं, तो लायोफिलिक सोल बड़ी आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, लिक्विड लविंग। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि डिस्पर्स फेज का डिस्पर्जन मीडियम के थ्रू एक अच्छा अट्रैक्शन है, मतलब एक अच्छी एफिनिटी है सोल बनाने के लिए। मतलब सिंपली आप डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को मिक्स कर दो, आपका लायोफिलिक सोल बन जाएगा। जबकि लायोफोबिक सोल में ऐसा नहीं होता, आप उनको सिंपल मिक्सिंग से नहीं बना सकते। यू हैव टू यूज स्पेशल मेथड्स टू प्रिपेयर अ लायोफोबिक सोल, ठीक है। अब देखो लायोफिलिक सोल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप कोई सूटेबल डिस्पर्जन मीडियम लो और उसके साथ स्टार्च, या आप ले लो जिलेटिन, या ले लो यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं, या फिर सेलुलोज, गम, और इनके सूटेबल डिस्पर्जन मीडियम के साथ अगर आप इन्हें सिंपली मिक्स करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, लायोफिलिक सोल। लेकिन जैसे अगर मुझे क्या बनाना है, सल्फाइड्स का, मेटल्स के डिस्पर्जन मीडियम के साथ कोई सोल बनाना है, तो वहाँ पे वो सोल आसानी से नहीं मिलेगा, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे कोई ऐसा मेथड निकालना पड़ेगा जिससे लायोफोबिक सोल प्रिपेयर हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, जो लायोफिलिक सोल होते हैं दे आर कंपैरेटिवली स्टेबल, जबकि लायोफोबिक सोल स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में एक अच्छा अट्रैक्शन नहीं है, लविंग ही नहीं है वो एक दूसरे के लिए। नेक्स्ट हम बात करें रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अब देखो रिवर्सिबल क्यों है, बाई चांस अगर आपने एक लायोफिलिक सोल बना लिया है, तो किसी भी सेंस में अगर वो सेपरेट हो जाता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, आप वापस उसे शेक करोगे, वो वापस से किस में आ जाएगा, अपने सोल कंडीशन में आ जाएगा, मतलब कोलॉइड स्टेट में आ जाएगा। बट जब इन केस ऑफ लायोफोबिक सोल, अगर आपने सोल प्रिपेयर कर लिया और किसी वजह से वो क्या हो गया, वो सोल वापस से डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में अलग हो गया, तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो लायोफिलिक सोल्स है वो आसानी से कोएगुलेट नहीं होते, मतलब आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, क्योंकि एक अच्छी एफिनिटी है बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जबकि यहाँ पे बहुत आसानी से प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, क्योंकि लायोफोबिक सोल है, उसमें डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम को पसंद नहीं करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम आसानी से अलग हो जाते हैं और हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, वही क्या कहलाता है, आपका कोएगुलेशन, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स तो हमने देख ही लिए। तो ये था आपके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में जो भी इंटरेक्शन होता है उसके बेसिस पे किस टाइप के आपके कोलॉइड्स मिलते हैं। सोल तो सबको समझ आ रहा होगा, सोल क्या है,
जब हमारा डिस्पर्जन मीडियम कैसा हो, लिक्विड हो, और डिस्पर्स फेस कैसा हो, सॉलिड हो, उस केस में सोल बनता है। ठीक है, अभी हमने देखा था इससे जस्ट पहले। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेस। भाई डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स के बेसिस पे किस टाइप के कोलॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स में हमने क्लासीफाई किया है, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स में और एसोसिएटेड कोलॉइड्स में। अब हो क्या रहा है कि जब आप डिसोल्यूशन कर रहे हो, डिसोल्यूशन करने पे जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे साइज़ के, मतलब वो कोलॉइडल पार्टिकल के साइज़ के नहीं हैं, लेकिन जैसे ही वो डिस्पर्जन मीडियम में गए वो क्या होते हैं, वो एग्रीगेट करना शुरू हो जाते हैं, एग्रीगेट करना शुरू हो जाते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट होके बहुत सारे मल्टी मॉलिक्यूल्स एक साथ एग्रीगेट होते हैं और कोलॉइडल पार्टिकल का रेंज बना लेते हैं। और उस रेंज में आने के बाद जो सोल प्रिपेयर हो रहा है उसको हम मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है, ऑन डिसोल्यूशन एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एग्रीगेटेड टू फॉर्म अ स्पीशीज हैविंग साइज इन कोलॉइडल रेंज। कोलॉइडल पार्टिकल का रेंज क्या है, 1 to 1000 नैनोमीटर्स। ठीक है, और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल्स है आपके गोल्ड सोल, कि गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम्स एग्रीगेट होते हैं एंड दे फॉर्म अ कोलॉइडल रेंज पार्टिकल, और वहाँ पे मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। अब देखो जो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स हैं वो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बड़े एटम्स या मॉलिक्यूल्स की हम बात करें। अब बड़े एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन लाई देयर रेंज, पार्टिकल साइज रेंज इन कोलॉइडल पार्टिकल साइज, या फिर वो लाई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ बोल रहे हैं मल्टी मॉलिकुलर और मैक्रोमोलिकुलर में डिफरेंस ये है, मल्टी मॉलिकुलर में बहुत छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो कंपैरेटिवली बड़े हैं। अब देखो उनका साइज लाई भी कर सकता है कोलॉइडल रेंज में और नहीं भी कर सकता है। अगर वो कोलॉइडल रेंज में लाई नहीं कर रहा है तो वो जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं वो एग्रीगेट करके क्या बनाते हैं, वो एग्रीगेट करके कोलॉइडल रेंज में आते हैं और मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड बनाते हैं। ठीक है, अब देखो मैक्रोमोलिक्यूल क्या है, जैसे आपका प्रोटीन हो गया, आपका एंजाइम हो गया, आपके पॉलीमर्स हो गए। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये कुछ तो कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल साइज़ में लाई करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, बट इनका मॉलिक्यूल साइज़ बड़ा होने की वजह से हम इन्हें मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स में रखते हैं। अगर ये कोलॉइडल पार्टिकल साइज़ में लाई करते हैं तो उस केस में बड़ा पार्टिकल साइज़ है इनका, तो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड वैसे भी बना रहे हैं। और अगर ये लाई नहीं कर रहे हैं तो 2, 4, 8 या फिर हम बोल सकते हैं 100 तक भी मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट कर जाते हैं और आपस में क्या मिलकर क्या बना लेते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। अब ऐसे नंबर पे मत जाना, मैंने एग्जांपल दिया है, क्योंकि मल्टी मॉलिकुलर में बहुत मल्टीपल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि मैक्रोमोलिकुलर में एटम या मॉलिक्यूल का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है मल्टी मॉलिकुलर के। तो उस केस में वहाँ पे कम जो एटम्स मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होते हैं टू लाई इन अ कोलॉइडल रेंज। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड पे। अब देखो कुछ सब्सटेंस बच्चों ऐसे होते हैं जिन्हें हम कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो वो कोलॉइडल बिहेवियर शो करने लगते हैं। ठीक है, उनको हम एसोसिएटेड कोलॉइड्स बोलते हैं। अब वो एसोसिएटेड कोलॉइड किस फॉर्म में बनाते हैं, वो मिसेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब मिसेल फॉर्मेशन क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। वो मिसेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और बच्चों जो मिसेल होता है वो एक टाइप का एसोसिएटेड कोलॉइड है, और वो जो मिसेल है वो कब बनता है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे वो क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उसका फुल फॉर्म, दिस इज क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अबव लाई करता है, दैट इज क्राफ्ट टेम्परेचर। इसको हम क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। मतलब एक पर्टिकुलर क्रिटिकल, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के अबव और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अबव भी क्या होता है, मिसेल का फॉर्मेशन होता है। और क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन हम लेते हैं 10⁻⁴ to 10⁻³ मोलर के अराउंड। जब कॉन्सेंट्रेशन होता है तभी आपके मिसेल का फॉर्मेशन होता है। अभी हम प्रॉपरली देखेंगे मिसेल कैसे फॉर्म होता है, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप भी देखेंगे, तो पहले इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे मिसेल फॉर्मेशन। अभी हमने क्या समझा, एसोसिएटेड कोलॉइड्स में क्या होता है,
कुछ सब्सटेंसेस कम क्वांटिटी में क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बट ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, वहाँ मिसेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं वो एग्रीगेट होके। अभी मिसेल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा होगा, तो हो क्या रहा है, जैसे भी आपने कोई भी सब्सटेंस लिया है, अगर आपने उसे क्या किया है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन के अब आपने उसे यूज़ किया है, आपको उतना कंसंट्रेशन तो यूज़ करना है जिससे कि मिसेल फॉर्मेशन हो। अगर आप कम क्वांटिटी में ले रहे हैं तो मिसेल फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा ना कि जब आप सोप को रब करते हो किसी कपड़े पे, तो इनिशियली क्या होता है, वो कपड़ा साफ़ नहीं होता है, आपको बहुत कंटिन्यू थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रब करना होता है, क्योंकि क्या हो रहा है, जब तक अनटिल अनलेस एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद मिसेल नहीं बन जाता तब तक आपका कपड़ा साफ़ नहीं होगा। तो होता क्या है, जो डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या करता है, ये सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनको अपने बल्क की तरफ खींचता है, और जब बल्क की तरफ वो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं और वो एग्रीगेट होके एक मिसेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और उनको ही हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड। अब देखो मिसेल फॉर्मेशन होता कैसे है, तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं सोप। सोप में क्या प्रेजेंट होते हैं, सोप में होता है आपका सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्या होते हैं, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सोडियम स्टेरेट। अब सोडियम स्टेरेट क्या होता है बच्चों, इट इज़ योर C17H35COO Na, ठीक है, माइनस होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये इस तरीके का आपका सोडियम स्टेरेट होता है, और ये मिसेल का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है मिसेल का फॉर्मेशन, देखो C17 है तो 17 कार्बन है, तो 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और आपका 17 COO माइनस, और इसके साथ जुड़ा होगा आपका Na पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 17 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक और कम रह रहा है तो यहीं बना देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये हो गई आपकी, दिस इज़ योर सोडियम स्टेरेट। तो अब हम क्या बोलते हैं, जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ये जो आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है, इसको तो हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट, क्योंकि सबको पता है बच्चों वाटर कैसा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, और हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पोलर सॉल्वेंट जो वाटर होगा, क्योंकि सोप हम किस में यूज़ करते हैं, जनरली वाटर में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जब अगर हम क्या करेंगे, डिस्पर्जन मीडियम हमारा वाटर होगा, और वाटर में हम ये सोप डाल रहे हैं, ये डिटर्जेंट डाल रहे हैं सोडियम स्टेरेट, तो उस केस में क्या हो रहा है, सोडियम स्टेरेट डालने के बाद वहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है सोडियम स्टेरेट का, वो वाटर से इंटरैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन चेन का पार्ट है एंड इट इज़ नॉन पोलर। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, ठीक है। और जबकि ये वाला जो पार्ट है, ये कैसा पार्ट है, हाइड्रोफिलिक। दिस पार्ट इज योर हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक का मतलब समझ रहे हो, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। तो जैसे ही आप वाटर में, ये आपका हो गया वाटर, यहाँ पे आपका वाटर है, ठीक है। जैसे ही आप सोप डालते हो तो होता क्या है, ऐसे इस तरीके से, ये नेगेटिवली चार्ज पार्ट है, ठीक है। ये हाइड्रोफिलिक पार्ट को मैं माइनस से दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपके क्या होते हैं, ये सोडियम स्टेरेट के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से जाते हैं और क्या होते हैं, बल्क की तरफ, वाटर के बल्क की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जब बल्क की तरफ जा रहे हैं वाटर के, तो वहाँ पर एक मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं। अब मिसेल कैसे फॉर्म होती है, ये क्या करते हैं, अपने हाइड्रोफोबिक पार्ट को तो अंदर की तरफ बेंड कर लेते हैं और अपने हाइड्रोफिलिक पार्ट को वाटर की तरफ रखते हैं। उससे क्या होता है कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो कि वाटर से इंटरैक्ट नहीं कर रहा, वो वाटर से दूर रहता है, जबकि हाइड्रोफिलिक पार्ट जो कि वाटर से इंटरैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पोलैरिटी दिख रही है, वाटर भी पोलर है, तो इनका इंटरैक्शन होगा। तो अरेंज कैसे हो जाते हैं, ये कुछ इस तरीके से इनका अरेंजमेंट हो जाता है वाटर में जाने के बाद, और इसको ही हम बोलते हैं क्या है कि एग्रीगेशन होने के बाद यहाँ पे एक एसोसिएटेड कोलॉइड का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। और इस मिसेल के हेल्प से ही हमारा क्या होता है, जो हम क्लेंजिंग एक्शन देखते हैं ना सोप का, वो इसकी हेल्प से देखते हैं। इस तरीके से आपका मिसेल फॉर्म हो गया, दिस इज योर मिसेल। ये क्या है आपका, ये आपका मिसेल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। दिस इज योर मिसेल, इसको हम क्या नाम देते हैं, मिसेल नाम देते हैं। और यहाँ पर ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है और ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। तो अंदर जाके कुछ इस तरीके का एग्रीगेशन ये बना लेते हैं, ठीक है, वाटर के बल्क के अंदर जाके। क्लियर ये चीज़।
तो ये आपका मिसेल है, उसका बड़ा फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। अब बात आती है कि क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप की, कि भाई जो मिसेल बनता है वो कैसे हमारे गंदे कपड़ों को साफ़ करता है। तो मानो जैसे यहाँ पर आपके पास एक क्लॉथ है, ठीक है, इस क्लॉथ के ऊपर यहाँ पे कोई स्टेन है, ऑयल का स्टेन है या कोई डस्ट का स्टेन है। तो जैसे ही आप सोप को रब करोगे तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद जब मिसेल बनने लगेगा, तो मिसेल क्या करता है, इस डस्ट पार्टिकल या ऑयल, हम बोल सकते हैं ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर ये इस तरीके से मिसेल आके जुड़ जाता है, इस तरीके से, ठीक है। ये आपका मिसेल आके यहाँ जुड़ जाएगा। अब सबको पता है कि ऑयल ड्रॉपलेट जो होती है वो कैसा पार्ट है, वो हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है। वो भी कैसा है, नॉन पोलर है। तो वहाँ पर नॉन पोलर चेन ऑफ सोडियम स्टेरेट एंड नॉन पोलर पार्ट ऑफ योर ऑयल ड्रॉपलेट आपस में जुड़ते हैं। और देखो हाइड्रोफिलिक पार्ट तो बाहर की तरफ है, वाटर से इंटरेक्ट करेगा। और जैसे ही वाटर से आप क्या करते हो, कपड़ा साबुन लगाने के बाद पानी डालते हो ना, तो पानी के साथ वो मिसेल निकल जाता है। तो जैसे ही पानी से ये इंटरेक्ट करेगा मिसेल का हाइड्रोफिलिक पार्ट, तो यहाँ से ये पूरा का पूरा मिसेल क्या करेगा, उस ऑयल ड्रॉपलेट को लेके यहाँ से निकल जाता है और ये ऑयल ड्रॉपलेट उस मिसेल के साथ ही बाहर चली जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म मिसेल्स इन ऑयल ड्रॉपलेट इन सच अ वे दैट हाइड्रोफोबिक पार्ट इज प्रेजेंट इन द ड्रॉपलेट। मतलब जहाँ ड्रॉपलेट है, देखो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो अंदर की तरफ है इन द ड्रॉपलेट और हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ होता है ड्रॉपलेट के, जो कि वाटर से इंटरेक्ट करने के बाद क्या होता है, पूरा का पूरा ऑयल स्टेन लेकर बाहर निकल जाता है। क्लियर है। अब यहाँ तो हमने ये कंप्लीट कर लिया आपके कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे योर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो देख लेते हैं। जैसे अगर आप आर्सेनिक ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हो हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो यहाँ पर क्या होता है, आर्सेनिक सल्फाइड बनता है, कोलॉइड आपका सोल और साथ ही वाटर निकलता है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, डबल डिकम्पोजिशन। कौन सी रिएक्शन होती है, डबल डिकम्पोजिशन, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड से कराओ तो आपको सल्फर सोल मिलता है, साथ ही वाटर बाहर निकलता है, और इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जबकि यहाँ पे देखो FeCl3 का रिएक्शन कराओ H2O से, आपको हाइड्रोक्साइड का सोल मिलेगा और साथ ही HCl मिलता है। सो दीज आर सम प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ योर कोलॉइड्स, ठीक है। तो ये तो हमने कुछ प्रिपरेशन मेथड देखे, आगे और देखते हैं प्रिपरेशन मेथड। उससे पहले इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। सो बच्चों चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और वी कैन से ब्रिडिक्स आर्क मेथड, ठीक है। इस मेथड से हम क्या करते हैं, जैसे आपका गोल्ड हो गया, आपका प्लैटिनम हो गया, इनके सोल प्रिपेयर करते हैं। अब इनके सोल प्रिपेयर करने के लिए हमको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देना होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके गोल्ड का इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, सपोज इससे गोल्ड इलेक्ट्रोड। यहाँ पे हमने कुछ सूटेबल डिस्पोजन मीडियम लिया है एंड ये एक डिफरेंट कंटेनर है और इसको हमने एक दूसरे कंटेनर में प्लेस किया हुआ है जहाँ पे आइस प्रेजेंट है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से एक आर्क जनरेट होता है। एक आर्क जनरेट होता है तो ये जो गोल्ड के पार्टिकल्स हैं ये क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं। तो ये गोल्ड के पार्टिकल्स क्या होंगे, जैसे एक आर्क जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल आर्क, तो ये गोल्ड के पार्टिकल्स वेपराइज होंगे। अब ये गोल्ड के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। तो क्या होते हैं, पहले वेपराइज होते हैं, लेकिन आइस बात के प्रेजेंस की वजह से ये कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होके कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, नीचे की तरफ डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, अभी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कोलॉइडल रेंज में लाई नहीं करते, तो ये क्या करते हैं, एग्रीगेट होते जाते हैं, एग्रीगेट होके एक कोलॉइडल रेंज का पार्टिकल बनाते हैं और डिस्पर्जन मीडियम तो है ही, तो यहाँ पे हमारे पास गोल्ड सोल का प्रिपरेशन हो जाता है। तो हमने क्या लिखा है कि इट इन्वॉल्व्स डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन, ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट ये मेथड लिखा हुआ है कि हम इलेक्ट्रिकल स्पार्क देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इंटेंस हीट प्रोड्यूस होती है, 2 बार हीट लिखा है, हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से मेटल वेपराइज हो रहा है, फर्दर वो कंडेंस होता है और कोलॉइडल स्टेट के पार्टिकल्स बनाता है। तो ये एक मेथड है, किस एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, इससे आप क्या बना सकते हो, गोल्ड के, प्लैटिनम के, मीन्स मेटल सोल प्रिपेयर करने के लिए आप मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पेप्टाइजेशन मेथड। अब देखो पेप्टाइजेशन मेथड में क्या है, आपको पीपीटी से कोई प्रेसिपिटेट है आपके पास, आपको उससे कोलॉइडल सोल्यूशन बनाना है। तो अब आप कैसे बनाओगे, तो होता क्या है, अगर आपके पास प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है किसी सोल्यूशन में, तो अब आप क्या करो, उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, और पेप्टाइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे
उस इलेक्ट्रोलाइट को नाम दे देते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। क्या नाम देते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट। और जनरली हम ऐसा पेप्टाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं जिसमें एक कॉमन आयन प्रेजेंट हो। मतलब जो भी आपका पीपीटी बना है, जैसे आपका पीपीटी बन गया है AgI का, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो पोटेशियम आयोडाइड, Ki डाल रहे हो, तो वहाँ पे Ki जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है और पीपीटी जो आपका AgI है, उनमें कॉमन आयन कौन है? I- एक कॉमन आयन है। तो वहाँ पे हम प्रेफर करते हैं पेप्टाइजेशन के मेथड में कि जो भी आपका पीपीटी बना है उस पीपीटी, और पीपीटी कहाँ प्रेजेंट है? डिस्पर्जन मीडियम में ही प्रेजेंट है, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम में प्रेजेंट है, वहाँ पे पीपीटी भी है। अब आपने उसमें एक पेप्टाइजिंग एजेंट या फिर हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, आपने डाला ऐसा इलेक्ट्रोलाइट या पेप्टाइजिंग एजेंट डाला जो कि कैसा है? जिसके पास कॉमन आयन है रिलेवेंट टू योर पीपीटी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा? प्रेसिपिटेट उस कॉमन आयन को अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेता है, और जिसकी वजह से क्या होता है? एक चार्ज जनरेट हो जाता है, और चार्ज जनरेट होने की वजह से वहाँ पे जब सेम टाइप का चार्ज जनरेट हो जाएगा बहुत सारे पीपीटी के मॉलिक्यूल्स पे, तो क्या होगा? रिपल्शन बढ़ जाएगा। रिपल्शन बढ़ जाएगा तो पूरे में वो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? पीपीटी के मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स हो जाते हैं और हमारे पास एक कोलॉइडल सोल बन जाता है, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं कि देखो यहाँ हो क्या रहा है। एग्जाम्पल समझो, ये तो थ्योरी है, जो मैंने बोला अभी वही है। जैसे मान लो आपने क्या बनाया, पहले तो एक प्रेसिपिटेट होना चाहिए, तो हमने AgNO3 का रिएक्शन कराया Ki से, और यहाँ पे Ki हमें एक्सेस में रखना है। कैसे रखना है? एक्सेस में रखना है। यहाँ पर क्या बन जाएगा? AgI बन जाएगा। AgI क्या बन गया? मतलब पीपीटी का फॉर्मेशन हो गया, साथ ही आपके पास यहाँ पे KNO3 का फॉर्मेशन होगा। अब हो क्या रहा है? जो AgI का पीपीटी बना है, अब AgI का पीपीटी बना है तो मैंने क्या बोला, जो भी आप पेप्टाइजिंग एजेंट डाल रहे हो वो उससे क्या करेगा? कॉमन आयन को एब्जॉर्ब कर लेगा। यूजुअली यही होता है, ठीक है। तो हमने Ki एक्सेस में लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा? AgI में और Ki में कॉमन आयन कौन है? आयोडीन है। तो AgI क्या करता है? यहाँ पर अपनी सरफेस पे I- आयन को एब्जॉर्ब कर लेता है। I- आयन को एब्जॉर्ब कर लिया। ये I- कहाँ से आया? Ki से, ठीक है। इसने एब्जॉर्ब कर लिया, और इस I- की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है, जिसकी वजह से K+ भी इसके पास आके जुड़ जाता है, ठीक है। ये तो आपकी हो गई फर्स्ट लेयर, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट लेयर ये क्या है कि AgI के ऊपर कौन एब्जॉर्ब हो गया? I- आयन, और I- आपका आयन मतलब एक एनायन एब्जॉर्ब हुआ है, तो कोलॉइडल जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, ठीक है। फर्स्ट लेयर है, और ये आपकी सेकेंड लेयर है, ठीक है। ये जो फर्स्ट लेयर होती है बच्चों, ये परमानेंट होती है, ठीक है, जबकि ये वाली लेयर होती है टेम्परेरी होती है। और ये क्यों बनी है? क्योंकि I- है, वहाँ पे K+ होंगे तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, इसलिए डबल लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। और हम बोल सकते हैं कि अब ऐसे बहुत सारे AgI के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो AgI के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और सब ने I- को एब्जॉर्ब किया होगा अपनी सरफेस पे, तो जिसकी वजह से क्या हुआ? माइनस चार्ज बहुत बढ़ गया। तो अब क्या वो पीपीटी के फॉर्म में रहेंगे? नहीं, अब वो दूर चले जाएंगे, अब वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएंगे, या हम बोल सकते हैं हमारे डिस्पर्जन मीडियम में पूरी तरीके से फाइनली डिस्पर्स हो जाएंगे, और हमारे पास एक कोलॉइडल सोल बन जाएगा। अब देखो, ये दोनों लेयर को हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है, इसको नाम दिया जाता है। और एक और चीज़, यहाँ पे I- और K+ चार्ज सेपरेशन दिख रहा है, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट होता है, और उस पोटेंशियल को हम नाम दे, यहाँ एक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, और उस पोटेंशियल को हम नाम दे देते हैं जीटा पोटेंशियल, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेप्टाइजेशन से क्या बना सकते हो? कोलॉइडल सोल, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। देखो, कोलॉइड्स में क्या होता है? इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, और उन इम्प्योरिटीज़ को हम क्रिस्टलॉइड नाम देते हैं। कि अगर किसी कोलॉइडल सोल्यूशन में इम्प्योरिटी है और अगर हम उसे रिमूव करना है, तो उस प्रोसेस को हम प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड बोलते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमको डिफरेंट प्योरिफिकेशन मेथड देखने हैं, स्पेशली सिर्फ 3 ही देखने हैं। पहला है हमारा डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस सबने सुना भी होगा। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ये जो प्रेजेंट है ये क्या है? आपका वाटर, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अंदर फिल्ड है आपका कोलॉइड, ठीक है। ये जो आपको बड़े पार्टिकल्स दिख रहे हैं, दीज आर कोलॉइडल पार्टिकल्स,
ठीक है। छोटे रेड वाले जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं इनको हम बोलेंगे क्रिस्टलॉइड, ठीक है। इनको ही हमें मतलब इनको ही हमें रिमूव करना है, ठीक है, ताकि हमारा क्रिस्टलॉइड बोल रही हूँ, कोलॉइड क्या हो, प्योर हो जाए, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन हम बोल सकते हैं एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है। यहाँ पे आप एनिमल मेम्ब्रेन भी ले सकते थे, ठीक है, या फिर आप क्या ले सकते थे, पार्चमेंट पेपर, ठीक है। क्योंकि इनसे क्या होता है, जैसे एनिमल मेम्ब्रेन हो गया, पार्चमेंट पेपर हो गया, आपका सेलोफेन शीट हो गया, सेलोफेन शीट, इनका पोर साइज क्या होता है बच्चों, इनका पोर साइज स्मॉल होता है। तो क्रिस्टलॉइड के जो पार्टिकल्स हैं वो तो इनसे डिफ्यूज़ करके बाहर निकल जाते हैं, बट कोलॉइडल पार्टिकल्स इनसे डिफ्यूज़ नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर ये आसानी से एक मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं, जो कि क्या करते हैं, आसानी से क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स का सेपरेशन करवा देते हैं वाया डिफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि भाई कि हमें कोलॉइड को क्या करना है, प्योर करना है। और ये क्या है, ये पूरा जो सेटअप होता है जहाँ डायलिसिस का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं डायलाइज़र। डायलाइज़र जो एपरेटस हम यूज़ करते हैं डायलिसिस के प्रोसेस के लिए, वो हम बोलते हैं उसको डायलाइज़र, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों, ये जो आपका एनिमल मेम्ब्रेन है या पार्चमेंट पेपर है या जो भी मेम्ब्रेन आपने लिए है, इसके थ्रू क्या होता है, ये जो क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल्स हैं डिफ्यूज़ होके बाहर आ जाते हैं, डिफ्यूज़ होके बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इनका साइज़ क्या है, कंपैरेटिवली छोटा है। किसके साइज़ से, कोलॉइडल पार्टिकल के साइज़ से। कोलॉइड के पार्टिकल्स इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट नहीं होते। और देखो यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है ये क्या है, वाटर। तो यहाँ से वाटर का इनलेट होता है और यहाँ से वाटर का आउटलेट होता है। तो यहाँ से कंटिन्यू पानी फ्लो होता रहता है, यहाँ से कंटिन्यू क्या हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है। तो जैसे जैसे वाया डिफ्यूजन इस एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर के थ्रू आपके क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल्स इस वाटर में आ रहे हैं, तो यहाँ से वाटर के साथ वो बाहर निकल जाते हैं और इस तरीके से वी कैन प्योरीफाई योर कोलॉइड्स, ठीक है। और कोलॉइड से हम इस तरह से इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये तो प्रोसेस हो गया आपके डायलिसिस का, लेकिन जो डायलिसिस का प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है, जैसे मैं यहीं बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स प्लेस कर दिए हैं। ये आपका एनोड हो गया और यहाँ ये आपका हो गया कैथोड, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। अब देखो क्रिस्टलॉइड है, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं, आयंस ही होते हैं। तो इन पे क्या प्रेजेंट होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है। तो अब कैटाइंस किसकी तरफ मूव करने लगते हैं, कैथोड की तरफ, और एनाइंस मूव करने लगते हैं आपके एनोड की तरफ। क्योंकि हो क्या रहा है कि जो भी आपके चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं उनको कौन अट्रैक्ट करेगा, उनका अपोजिटली चार्ज आयन या फिर जो भी इम्प्योरिटी हम बोल सकते हैं क्रिस्टलॉइड के फॉर्म में बाहर निकल रही है, ठीक है। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो आयंस का मूवमेंट बढ़ जाता है, और आयंस का मूवमेंट बढ़ जाता है तो ये जो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो डायलिसिस में और इलेक्ट्रोडायलिसिस में बस इतना ही फ़र्क है कि डायलिसिस में नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, एक एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन कराते हैं क्रिस्टलॉइड्स का और हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, प्योरीफाई। जबकि आप बात करो इलेक्ट्रोडायलिसिस की तो वहाँ पर हम क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल्स या जो इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है आपके कोलॉइड में उसको क्या करने के लिए, फास्टली रिमूव करने के लिए हम इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आयंस का मूवमेंट टुवर्ड्स देयर अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड बढ़ जाता है और यहाँ पे डायलिसिस का प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो ये था आपका डायलिसिस एंड दिस वाज योर इलेक्ट्रोडायलिसिस। बस डायलिसिस के सेटअप में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है, ठीक है। अब देखो लास्ट आपका प्योरिफिकेशन मेथड है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर होता है, उस फिल्टर पेपर के थ्रू आप क्या करते हो, कोलॉइड्स को पास करते हो। और जो फिल्टर पेपर के पोर्स होते हैं उन पोर्स का साइज़ क्या होता है, बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से इम्प्योर पार्टिकल्स या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और जो आपका कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं वो उस फिल्टर पेपर पे एक्युमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप उसे प्रिपेयर करते हो। अब दूसरी चीज़ कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए एक स्पेशल फ़िल्टर पेपर हम यूज़ करते हैं और जिसको हमें प्रिपेयर करना होता है।
जैसे आप एक नॉर्मल फिल्टर पेपर लोगे, आप उसे कोलॉइडॉन के सोल्यूशन में क्या करोगे, सोक कर दोगे। अब कोलॉइडॉन का सोल्यूशन क्या है, उसमें 4% सोल्यूशन प्रेजेंट होता है किसका, नाइट्रोसेलुलोज का, और साथ ही अल्कोहल ईथर का मिक्सचर भी होता है। अब उसमें उसको थोड़ी देर सोक करके रखो, फिर आप क्या करोगे, उसे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या करने वाले हो, यहाँ पे उसकी हार्डनिंग कराओगे, फाइनली उसको ड्राई करोगे और आपका फिल्टर पेपर तैयार है। अब देखो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, ये जो प्रोसेस है इसमें फिल्टर पेपर के जो पोर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। नॉर्मली जो फिल्टर पेपर होता है आपका जो लैब्स में प्रेजेंट होता है उसका पोर साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है, और अगर आप उससे कोलॉइडल सोल्यूशन का क्या कराओगे, प्यूरिफिकेशन, तो आपके कोलॉइड के पार्टिकल्स भी उन पोर्स के थ्रू क्या होते हैं, पास आउट हो जाते हैं। तो उस फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज़ छोटा करने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं और एक फिल्टर पेपर प्रिपेयर करते हैं और उसको हम नाम देते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ठीक है। और जब अल्ट्रा फिल्टर पेपर के वाया आप क्या कर रहे हो, कोलॉइडल सोल्यूशन को पास कर रहे हो, तो क्या होते हैं, कोलॉइड के पार्टिकल्स तो उसके ऊपर ही रह जाते हैं ड्यू टू लार्जर साइज एंड इम्प्योरिटीज़ का जो साइज़ है, या इलेक्ट्रोलाइट या क्रिस्टलॉइड आप कुछ भी बोलो, वो क्या होता है, उनका पार्टिकल साइज़ छोटा होता है और वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर के थ्रू पास आउट हो जाता है, और इस तरीके से यू कैन प्योरीफाई योर कोलॉइड्स। क्लियर है, तो दिस वाज योर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स पे। तो बच्चों हमने सोल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ी थी वो हमने ट्रू सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पर हमें कोलॉइड्स के रिस्पेक्ट में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखनी है। अब सबको पता है जो ट्रू सोल्यूशन का पार्टिकल साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट कोलॉइडल पार्टिकल्स, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स आपके 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर की रेंज के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट्स पे, किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप बात करोगे ट्रू सोल्यूशन और कोलॉइडल सोल्यूशन में पार्टिकल साइज का, तो क्या होगा, कोलॉइडल सोल्यूशन या कोलॉइड पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं एज कंपेयर टू ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल्स। क्लियर है, ठीक है। और अगर आप बात करोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की इन कंपेयर टू सेम कॉन्सेंट्रेशन, अगर दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन सेम है और हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखेंगे तो फॉर श्योर ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल का साइज़ छोटा है तो वो ज़्यादा होंगे, और कोलॉइड्स का जो पार्टिकल साइज़ है वो बड़ा है तो वो कम होंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस में ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलॉइड में क्या होंगे, कम होंगे, और आपके ट्रू सोल्यूशन में क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं करते हैं फॉर योर कोलॉइड्स, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं ड्यू टू लार्जर पार्टिकल साइज ऑफ योर कोलॉइड्स, ठीक है। क्लियर है, एंड द साइज इज़ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, जबकि ट्रू सोल्यूशन का लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड में फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे सेकेंड, टिंडल इफेक्ट। उससे पहले इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज़ योर टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, देखने को मिलती है आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने को मिलती है, वो भी स्कैटर कौन कर रहा है, लाइट को स्कैटर करते हैं आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स। जैसे आप मूवी देखने जाते हो तो जो प्रोजेक्टर का प्रोजेक्शन देखते हो तो वो जो लाइट स्कैटर हो रही होती है वो भी क्या है, टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट आपको कई जगह देखने को मिलता है। तो सिंपली हो क्या रहा है, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे लाइट सोर्स है, सॉरी ये आपका लाइट सोर्स है, यहाँ एक लेंस लगा हुआ है, ठीक है, और ये लाइट यहाँ पे इस कोलॉइडल पार्टिकल पे पड़ रही है, ठीक है। और जैसे ही इस कोलॉइडल पार्टिकल पे लाइट पड़ रही है तो वहाँ से ये लाइट क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है, और इस इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये क्या है आपका कोलॉइडल सोल्यूशन, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय योर कोलॉइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। अब देखो टिंडल इफेक्ट जो होता है वो कैसे ऑब्जर्व होता है, वो तब ऑब्जर्व होता है जब आपका जो डायामीटर है डिस्पर्स पार्टिकल का
वो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में? जो भी वेवलेंथ ऑफ लाइट आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अगर पार्टिकल का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होगा, जो भी आपने वेवलेंथ ऑफ लाइट ली है, तो वहाँ पे आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ट्रू सोल्यूशन हम बोलते हैं ना, ट्रू सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि ट्रू सोल्यूशन के जो पार्टिकल का साइज़ है वो बहुत छोटा है और कोलॉइडल पार्टिकल का साइज़ कंपैरेटिवली बड़ा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे स्पेशली मेंशन्ड है कि टिंडल इफेक्ट तब देखने को मिलेगा जब जो भी आपका डिस्पर्स पार्टिकल है उसका डायामीटर क्या होना चाहिए? ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, जो भी आपने रिस्पेक्टिव वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज़ की है, ठीक है। सेकेंड, जो भी डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आपने लिया है, उन दोनों में एक अच्छा खासा हाई डिफरेंस होना चाहिए उनके रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस में। जैसे यहाँ पे कोलॉइडल सोल्यूशन है तो कैसे बना होगा? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम से। डिस्पर्स फेज क्या है? आपके कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में ही क्या होना चाहिए? आपके अच्छा खासा रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टिंडल इफेक्ट, तो देखो टिंडल इफेक्ट का यूज़ ये है कि आप ट्रू सोल्यूशन और कोलॉइडल सोल्यूशन में क्लासिफाई कर सकते हो विच वन इज़ ट्रू सोल्यूशन एंड विच वन इज़ कोलॉइडल सोल्यूशन, ठीक है। अगर आप किसी ट्रू सोल्यूशन से लाइट को पास करोगे तो आपको पाथ विजिबल नहीं होता, जबकि आप किसी कोलॉइडल सोल्यूशन से लाइट को पास करोगे तो आपको पाथ विजिबल होता है। तो वो बेसिकली क्या करता है? टिंडल इफेक्ट एक क्लासिफिकेशन देता है हमें बिटवीन योर ट्रू सोल्यूशन एंड कोलॉइडल सोल्यूशन, ठीक है। ये हो गया आपका टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं कलर। अब देखो कलर जो है कोलॉइडल सोल्यूशन का वो किस पे डिपेंड कर रहा है? जो भी आपने वेवलेंथ यूज़ की है, ठीक है, जो भी आपकी वेवलेंथ ऑफ लाइट आपकी जो वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर हो रही है उसकी वजह से आपका क्या होगा? एक पर्टिकुलर कलर इम्पार्ट होगा आपके कोलॉइडल सोल्यूशन में। और नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो वेवलेंथ है लाइट का वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है आपके नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल एंड उसके साइज पे, ठीक है। एनसीईआरटी में 2 ही पॉइंट मेंशन्ड है तो हमें ज़्यादा करना भी नहीं है, और एज सच यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। जो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है वो टिंडल इफेक्ट से आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम ब्राउनियन मूवमेंट पे। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? जो आपका कंटिन्यूस जिगजैग मोशन होता है, किसका? आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स का। और वो कोलॉइडल पार्टिकल्स का कंटिन्यूस जिगजैग मोशन किस फॉर्मेट में होता है? जैसे ये पार्टिकल यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, मतलब कोई एक फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, ये कंटिन्यू जिगजैग मोशन में रहता है। हम यहाँ पे इसका पाथ बता सकते हैं इस तरीके से, ये रहा आपका कंटिन्यू जिगजैग मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द कंटिन्यूस जिगजैग मोशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स बाय द अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट होता है आपके डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स में, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, मतलब जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं, उनमें कंटिन्यूस जिगजैग मोशन होता है और उसको ये हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका फोर्थ प्रॉपर्टी। एंड अब आते हैं हम चार्ज ऑन कोलॉइड। सबको पता है कि कोलॉइड हैं तो कोलॉइडल जो सोल्यूशन होते हैं वो चार्ज सोल्यूशंस होते हैं। अगर चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा तो वहाँ पे वो क्या कर जाएंगे? प्रेसिपिटेट फॉर्म कर जाएंगे या फिर हमें कोआगुलेशन देखने को मिलेगा। तो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स भी होते हैं एंड नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेटल ऑक्साइड्स देखते हैं, मेटल ऑक्साइड के कोलॉइड्स जो कि कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे टाइटेनियम ऑक्साइड आपका कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड। अगर हम बात करें हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स की तो Al2O3, और अगर वो हाइड्रेटेड है .XH2O, कितने भी H2O के मॉलिक्यूल्स उसको हाइड्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे Al2O3 की बात करो, CrO3 की बात करो या Fe2O3 की बात करो, यहाँ पर ये किस टाइप का कोलॉइड बना रहे हैं? पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स। इवन योर हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो अ पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है जबकि आपका ब्लड नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड होता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। और हाइड्रोक्साइड की बात करोगे तो FeOH होल थ्राइस, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स में आपके जो गोल्ड के कोलॉइड्स हो गए, जैसे गोल्ड सोल हो गया, सिल्वर सोल हो गया, प्लैटिनम सोल हो गया, कॉपर सोल हो गया, दीज ऑल आर नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर मेटल सल्फाइड्स की, तो जैसे आर्सेनिक सल्फाइड हो गया आपका,
कैडमियम सल्फाइड हो गया, दीज ऑल आर नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स। तो यहाँ पर हमने चार्ज ऑन कोलॉइड्स भी देखा, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है बच्चों, कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है ड्यू टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जो आपके बच्चों कोलॉइडल सोल्यूशन होता है वो कैसा सोल्यूशन है, एक चार्ज सोल्यूशन है। ठीक है, ठीक है, चार्ज सोल्यूशन है। तो यहाँ पे मान लो अगर हमने एक यूट्यूब लिया है, इस यूट्यूब के अंदर क्या फिल कर दिया है, आपका कोलॉइडल सोल्यूशन फिल कर दिया है, कोलॉइड फिल कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए हैं, ये आपके प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि इनर्ट हैं, और हमने यहाँ पे एक टर्मिनल लगा दिया पॉजिटिव, एक लगा दिया नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे। अब इन केस हम मान लेते हैं कि जो हमारा कोलॉइड है वो कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है। कैसा कोलॉइड है, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो जो कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं वो किस तरफ मूव करने लग जाएंगे, वो अपने अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लग जाएंगे। तो अगर मैंने बोला कि ये जो कोलॉइड है इसमें कोलॉइड पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हैं एंड नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड पार्टिकल्स विल मूव टुवर्ड्स योर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। तो यहाँ से ये कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो जाता है, टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड हो जाता है मूवमेंट स्टार्ट, और जिसकी वजह से ये सारे के सारे कोलॉइड पार्टिकल्स जाके क्या हो जाते हैं, यहाँ इलेक्ट्रोड पे एक्युमुलेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इस इलेक्ट्रोड पे एक्युमुलेट हो जाते हैं। और ये एक प्रोसेस कैसा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोएगुलेशन बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हमने इस कोलॉइड में से कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट कर दिया एंड डिस्पर्जन मीडियम को सेपरेट कर दिया। ठीक है, ये क्या था आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब देखो सेम एक और टर्म आता है दैट इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अब इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या बोलता है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोलता है कि अगर आपने एक यूट्यूब में जिसमें आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है उसमें आपने कोई कोलॉइडल सोल्यूशन फिल किया। अब आपने क्या किया, उसमें हम देखते हैं कि कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं वो अपने अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं। लेकिन अगर हम किसी मीन्स से क्या करें, यहाँ पे कोलॉइड पार्टिकल्स का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दें, जैसे यहाँ पर ये सारे के सारे मैं चार्ज पार्टिकल्स को हटा देती हूँ इस तरीके से, इसी में ही समझा देती हूँ। देखो ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे रिजर्वियर से आपका क्या आ रहा है कोलॉइडल सोल्यूशन, तो आपने क्या किया, यहाँ कोई मेम्ब्रेन लगा दी है जिसकी वजह से कोलॉइडल पार्टिकल अब इसको पास नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ कौन पास कर रहा है, डिस्पर्जन मीडियम। तो अब आप खुद सोचो, अगर आपका कोलॉइड पार्टिकल कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, तो डिस्पर्जन मीडियम कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। और डिस्पर्जन मीडियम अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो किसकी तरफ मूव करने लगेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेगा। सॉरी, डिस्पर्जन मीडियम आपका पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेगा। तो डिस्पर्जन मीडियम का फ्लो किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, और वो कहाँ जाने लगेगा, इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपकी कोलॉइड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, अगर वो नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या हो रहा है कि आपने कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्पर्जन मीडियम क्या करने लगता है, टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड मूव करने लगता है, और उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। बच्चों कोआगुलेशन और प्रेसिपिटेशन से आप क्या मतलब समझते हैं, अगर आपका कोई कोलॉइड है और उस कोलॉइड में कोलॉइडल पार्टिकल्स नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएं, मतलब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लें, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई यहाँ कोआगुलेशन हो गया है। प्रेसिपिटेशन एंड कोआगुलेशन सेम ही चीज़ है। ठीक है, और जो कोआगुलेशन है, जैसे अभी हमने यहाँ पर भी देखा था इलेक्ट्रोफोरेसिस में कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो जितने भी आपके अपोजिटली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, अपने रिस्पेक्टिव अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे क्या हो गए, एक्युमुलेट हो गए। तो हम बोल सकते हैं वहाँ पे हमने कोआगुलेशन ही देखा। ठीक है, अगर आपके कोलॉइडल पार्टिकल सेपरेट हो जाएं डिस्पर्जन मीडियम से बाय एनी मीन्स, तो हम उस प्रोसेस को कोआगुलेशन बोलते हैं। तो बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, अगर आप परसिस्टेंटली डायलिसिस करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी हमें क्या होता है,
कोलॉइडल सोल्यूशन या कोलॉइडल पार्टिकल्स का प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। क्योंकि बच्चों होता क्या है, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स अगर कम क्वांटिटी में हैं तो कम क्वांटिटी में वो कोलॉइडल सोल्यूशन को स्टेबलाइज करने का काम कर रहे हैं। मतलब अपोजिटली चार्ज आयंस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सेम चार्ज के जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। वो क्या होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। और इसमें उनकी हेल्प कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट हेल्प कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एड्जॉर्ब होता है इनकी सरफेसेस पे। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, परसिस्टेंट डायलिसिस की, तो उस केस में ये इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। ये चीज़ हमने कहाँ सीखी थी, पेप्टाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन से भी हमें कोएगुलेशन देखने को मिलता है, और उसके रिस्पेक्ट में ही हम हार्डी-स्क्वल्स रूल पढ़ते हैं कि हार्डी-स्क्वल्स रूल क्या कहता है। जैसे मान लो अगर आपको किसी पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड का क्या करना है, कोएगुलेशन कराना है, तो पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड कब कोएगुलेट करेगा, जब उसको नेगेटिवली चार्ज कोई क्या मिल जाए, पार्टिकल मिल जाए या आयन मिल जाए, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या कर जाएंगे, न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, न्यूट्रलाइज कर जाएंगे, और वहाँ पे हमें प्रेसिपिटेशन या सेटलिंग डाउन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हार्डी-स्क्वल्स रूल क्या कहता है कि जो कोएगुलेटिंग पावर है, जो भी आयन आप डाल रहे हो, जैसे पॉजिटिव के लिए आप कौन सा आयन डालोगे, नेगेटिव, एंड नेगेटिव के लिए आप कौन सा आयन डालोगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट भी डिपेंड करेगा कैसा डाल रहे हो आप। अगर पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है तो आप कैसा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करने वाले हो, नेगेटिवली चार्ज। तो देखो यहाँ पर कोएगुलेटिंग पावर किस पे डिपेंड करेगी, मैग्नीट्यूड पे और साइज ऑफ आयन पे। और दूसरी चीज़ डिपेंड किस पे करेगी कोएगुलेटिंग पावर, वैलेंस ऑफ आयन पे। जितना ज़्यादा आयन पे चार्ज होगा उतनी ज़्यादा उसकी कोएगुलेटिंग पावर होगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, अगर आपको पॉजिटिव सोल का क्या करना है, कोएगुलेशन, तो आपको क्या डालना पड़ेगा, कोई नेगेटिव आयन डालना पड़ेगा, और उस नेगेटिव आयन पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी अच्छी होगी। जैसे FeCN6 एक कॉम्प्लेक्स है, इस पे 4- चार्जेस की कोएगुलेटिंग पावर अच्छी होगी टुवर्ड्स पॉजिटिव सोल। ठीक है, फिर होगी PO4 3- की, क्योंकि इसका वैलेंसी क्या है, कम है। और हम बोल सकते हैं SO4 2- के, इसका भी चार्ज कंपैरेटिवली कम है। सबसे कम होगी कोएगुलेटिंग पावर Cl- की, क्योंकि इस पे सबसे लोएस्ट चार्ज है। ठीक है, सेम चीज़ हम बात करेंगे कोएगुलेटिंग पावर की, जब हमें कोएगुलेशन करना है किसी नेगेटिव सोल का। नेगेटिव सोल के कोएगुलेशन के लिए आयन आप डालोगे पॉजिटिवली चार्ज, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उस आयन की उतनी ज़्यादा कोएगुलेटिंग पावर होगी। जैसे Al3+ पे हाईएस्ट चार्ज है, देन आपके बेरियम 2+ पे, देन सोडियम प्लस पे। तो इस तरीके से विद डिक्रीज इन चार्ज इनका क्या हो रहा है, कोएगुलेटिंग पावर भी डिक्रीज हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम अगर सेम चार्ज के आयंस हैं, जैसे मान लो बेरियम 2+ है, मैग्नीशियम 2+ है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, नेगेटिव सोल को प्रेसिपिटेट करने जा रहे हैं, बट इनमें कोएगुलेटिंग पावर किसकी अच्छी होगी, तो अगर सेम चार्ज है तो कोएगुलेटिंग पावर भी क्या होगी, सेम ही होगी। ठीक है, क्योंकि कोएगुलेटिंग पावर किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ वैलेंस आयन पे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कोएगुलेटिंग वैल्यू। ठीक है, कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या है। अगर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हो फॉर कोएगुलेशन, तो अगर जितनी कम क्वांटिटी आपने ली है, जितनी कम क्वांटिटी ली है और उतना फास्ट कोएगुलेशन हो गया, तो हम बोल सकते हैं उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या होगी, उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या है, कम क्वांटिटी में अच्छा कोएगुलेशन हो गया। ठीक है, तो उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू वही होगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट नीडेड टू कॉज कोएगुलेशन ऑफ अ सोल। किसी भी कोलॉइडल सोल्यूशन का कोएगुलेशन करने के लिए जो एक मिनिमम क्वांटिटी इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, जिससे फास्ट कोएगुलेशन हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कोएगुलेटिंग वैल्यू। दूसरी चीज़ कि जितना कम वैल्यू होगा उसकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी अच्छी होगी, क्योंकि कम वैल्यू में वो क्या कर रहा है, ज़्यादा कोएगुलेशन कर रहा है। तो हम कोएगुलेटिंग पावर और कोएगुलेटिंग वैल्यू में एक रिलेशन देखते हैं, तो एक इन्वर्स रिलेशन मिलता है कि जितनी कम कोएगुलेटिंग वैल्यू होगी उतना ज़्यादा उसका कोएगुलेटिंग पावर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमने लायोफोबिक सोल्स का कोएगुलेशन देखा, अब हम देखते हैं कोएगुलेशन ऑफ योर लायोफिलिक सोल्स।
तो पहली चीज़ तो ये कि कोआगुलेशन कराने से पहले आपको ये देखना है कि लायोफिलिक सोल की स्टेबिलिटी के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो पहला फैक्टर तो है चार्ज, दूसरा फैक्टर है सॉल्वेशन। अच्छा खासा सॉल्वेटेड होता है आपका लायोफिलिक सोल, ठीक है। तो अगर आपको कोआगुलेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो या फिर आप क्या ऐड करो, कोई सूटेबल हम बोल सकते हैं सॉल्वेंट ऐड करो। उस केस में आप लायोफिलिक सोल का क्या करा सकते हो, कोआगुलेशन करा सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो क्या कर सकता है, इस चार्ज फैक्टर को, जैसे आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला तो यहाँ पे चार्ज फैक्टर जो है लायोफिलिक सोल को स्टेबलाइज कर रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। और सूटेबल आप सॉल्वेंट डालोगे तो जो सॉल्वेशन की वजह से लायोफिलिक सोल आपका स्टेबलाइज है, उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, अनस्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। तो अब लास्ट चलते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स में पहली चीज़ बता देती हूँ, लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं उनको प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, जो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन के काम आते हैं, किसके, लायोफोबिक कोलॉइड्स के, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड्स आर मोर स्टेबल देन योर लायोफोबिक कोलॉइड्स। अब ये चीज़ तो हमें पता ही है कि लायोफिलिक कोलॉइड्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लायोफोबिक कोलॉइड्स कम स्टेबल होते हैं, क्योंकि लायोफिलिक कोलॉइड्स में क्या है, सॉल्वेशन अच्छा होता है जो कि उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। अब देखो हम बात करते हैं किसकी, कि किस तरीके से लायोफिलिक कोलॉइड एज एन प्रोटेक्टिव कोलॉइड काम करता है। जैसे मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास प्रेजेंट है लायोफोबिक कोलॉइड। क्या प्रेजेंट है, लायोफोबिक कोलॉइड। तो यहाँ पे इस लायोफोबिक कोलॉइड को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे मान लो ये पार्टिकल हैं, आप क्या डाल रहे हो, लायोफिलिक कोलॉइड डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो, लायोफिलिक कोलॉइड, ठीक है। अब ये लायोफिलिक कोलॉइड क्या करता है, इसके ऊपर आके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर इसने बना ली, ठीक है। अब ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या कर रही है, ये प्रोटेक्टिव लेयर इसे किससे बचा रही है, इलेक्ट्रोलाइट से। किससे बचा रही है, इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि अगर आप लायोफिलिक कोलॉइड को लायोफोबिक कोलॉइड में ऐड करते हो तो लायोफिलिक कोलॉइड है वो क्या करता है, एक लेयर फॉर्म करता है ऑन योर लायोफोबिक कोलॉइड। ये अंदर वाला लायोफोबिक कोलॉइड है और बाहर जो एक्युमुलेटेड है वो लायोफिलिक कोलॉइड है, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है उसे किससे, इलेक्ट्रोलाइट से। इस वजह से हम लायोफिलिक कोलॉइड्स को प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमने आपका रिवीजन कंप्लीट कर लिया फॉर योर सरफेस केमिस्ट्री। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।